और आइए अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी के पास, जिनकी आज एक्सक्लूसिव बातचीत होनी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। ओवर टू यू अनिल सर। जी शुक्रिया। देश के उत्तर में एक ऐसा राज्य है जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, यानी कि देवभूमि, जिसे देश के सबसे पवित्र राज्यों में से एक माना जाता है, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। और न सिर्फ धार्मिक बल्कि प्राकृतिक पर्यटन और सुंदरता से परिपूर्ण और भरपूर ये राज्य है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जो कोरोना की महामारी है, उससे हम सब अपने अपने तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड ये किस तरह से तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए और किस तरह की योजनाएं हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रावत साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि जैसा कि आपके राज्य को देवभूमि माना जाता है, बड़ी कृपा है देवताओं की, और कोरोना का कहर जो सबसे कम है कुछ राज्यों में, उनमें से उत्तराखंड भी एक है, अब तक बचा हुआ है। लेकिन अब काफ़ी लोग बाहर से उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, जो परदेशी हैं वो अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। ऐसे में चिंताएं बढ़ रही हैं। आपकी सरकार जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके साथ कोरोना राज्य में ना फैले, उसके लिए क्या प्रयास कर रही है सर? देखिए, एक तो जो भी हमारे लोग बाहर से आज उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, उनकी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जो अधिक संक्रमित क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं उसके लिए हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था की है, ताकि उन पर हम लोग हफ्ता 10 दिन तक उनको हम अपनी डॉक्टर्स उनको देखते रहें, उनको वो हमारी निगरानी में रहें, और कोई भी संभावित होता है, संक्रमित संभावित लगता है, तो उसको तुरंत अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था हमने की है। जो हमारे अस्पताल हैं राज्य में, इस दौरान हमने इस सवा एक महीने में लगभग 500 डॉक्टर्स की हम लोगों ने भर्ती की है। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी हमने भर्ती की है, और सभी जनपदों में हमारे आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं, वाईपैप की व्यवस्था है, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो हैं, चाहे उसके लिए पीपीई किट होंगे, आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। हमारे पास N95 मास्क वो बहुत हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, आर्थिक रूप से हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, खाद्यान्न की राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी आ रहे हैं उनको भी हम खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, और इस तरह से जो एक संभावना है हमारी, और जो आज नज़र भी आ रही है कि जब हमारे लोग देश भर से लौटकर यहाँ पर आएंगे, 30 राज्यों में हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, और वो सब वापस आ रहे हैं। हमने उनको रेल के द्वारा, बसों के द्वारा, कुछ लोग अपनी प्राइवेट बसेस से भी आ रहे हैं। तो उन सब की हमें महसूस करते हैं कि इसमें निश्चित रूप से कुछ लोग संक्रमित होंगे, लेकिन हमको उनका इलाज करना है, उनको सुरक्षित रखना है, और उनको स्वस्थ करके उनके घरों तक भेजना है। तो हमारी उद्दिष्ट तैयारी है, तंत्र पूरी तरह तैयार है। रावत साहब, आपसे ये सुनकर खुशी भी हुई और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में आप संसाधन की बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से राज्य मजबूत है, पर्याप्त मात्रा में मास्क है, किट है, दवाइयाँ हैं, अस्पताल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं तो अब तक जितने इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस बात की शिकायत कर रहे हैं या इस बात की मजबूरी और मुश्किलें नज़र आ रही है। तो उत्तराखंड कम से कम इस मामले में मजबूर नहीं है, मजबूत है। इसकी आपको बधाई कि आप पहले से इसका उपाय रखकर चल रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, 30 राज्यों में उत्तराखंड के जो लोग, जी थोड़ा मैं आपको कहूँगा, जी हमारे जो समाज कल्याण से जिनकी पेंशन होती है, हमने सबको 3 महीने की एडवांस पेंशन दी है। हमने, क्या बात है, जो एपीएल को जो राशन 7.5 किलो मिलता था, हमने उसको 20 किलो कर दिया है। हम सस्ते दाम पर उनको दाल भी दे रहे हैं, और आज हमारे राज्य की जैसी आवश्यकता है, इस महामारी में लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है। ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ।
बहुत बढ़िया। तो रावत साहब, अब एक सवाल ये भी है कि वैसे जैसा आपने कहा कि 30 राज्यों में आपके नागरिक हैं उत्तराखंड के, जो अलग अलग जगह जीवन यापन के लिए गए हैं। अब अभी भी सारे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ विशेष प्रयास आपके हैं, कुछ स्पेशल ट्रेन्स आप चला रहे हैं, किस तरह से उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं? मसलन मुंबई में काफ़ी लोग हैं उत्तराखंड के जो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या स्पेशल कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से हो रहे हैं? देखिए, हम हर शहर से, हर कोनों से, हम गोवा से हमारी ट्रेन एक लेकर आ रही है, पहुंच गई होगी या रास्ते में होगी। बॉम्बे से हमारी ट्रेन एक कल रात को चल दी है। केरल से हमारी ट्रेन चलने वाली है। बेंगलुरु से, ऐसे 10-12 राज्यों से हमारी रेलगाड़ियाँ वहाँ से अभी तक आ गए हैं। 1,29,000 लोगों को अभी तक हम उनके घरों तक पहुँचा चुके हैं। ये ज़रूर है कि हम क्योंकि सबका हेल्थ चेकअप होना है, मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से हमको चलना है, तो हम उतने ही लोगों को प्रतिदिन ला रहे हैं जिनका हम ठीक से चेकअप कर सकते हैं। हम कोविड से हमको लोगों को बचाना है और इसलिए तमाम जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए अपनी जो क्षमता है कि हम कितने लोगों को ठीक से चेकअप कर सकते हैं, उतने लोगों को हम एक योजना के तहत प्रतिदिन ला रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो अच्छा लग रहा है जी सबको हम घर पहुंचाने का काम करेंगे। जी सर, बात पूरी कर जी। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत कम मुख्यमंत्री हैं, हैंड्स ऑन है, कितनी ट्रेन कब चल रही है, कब पहुंच रही है और कितने लोगों को हर रोज राज्य में लाया जा सकता है, ताकि दिक्कत ना हो स्थानीय नागरिकों को और उनकी सार संभाल हो सके। ये सुनकर अच्छा लगा। सर, एक चीज़ है कि अब चूंकि सारे लोग आ जाएंगे, जो बाहर के लोग हैं जितने भी पहुंचेंगे उत्तराखंड में, अब जाहिर सी बात है कि वापस उनके जाने का भी मन कम होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 20-25 हज़ार 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए, जीवन यापन के लिए बाहर निकले हैं। अब वो इस पूरे कोरोना की महामारी के बाद ये चाहेंगे कि वो उत्तराखंड में ही रहें, ऐसे कई सारे मामले होंगे भी, तो उनके वहीं पर रोजगार के अवसर बढ़े, वो वहीं जीवन यापन करें, उन्हें मजबूरी में राज्य छोड़ना न पड़े, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, हमने एक तो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना राज्य में प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे कि हम लोगों को इतने दिन हम उनको रोजगार देंगे। दूसरा, हमारा जो खेती करना चाहते हैं जो लोग, तो उनके लिए हमने मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, और उसमें पशुपालन है, भेड़ पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, तमाम ऐसे योजनाएं उसमें सम्मिलित की हैं जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं तो स्वरोजगार कर सकें। ये हमने इन विषयों पर हमारी सरकार ये निर्णय ले चुकी है और आज उन योजनाओं का लाभ जो लोग लेना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। अभी हम पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ योजनाएं हम लोग ला रहे हैं। बहुत जल्दी उन योजनाओं को भी हम प्रदेश को समर्पित करेंगे, ताकि जो हमारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, आज जो देश के कोनों कोनों से अपने गांव की तरफ लौट के आ रहे हैं, कई तो ऐसे केसेज भी सामने आ रहे हैं, बड़ा तकलीफ भी होती है कि लोग 40 साल बाद, 50 साल बाद, इवन 60-62 साल बाद लोग अपने घरों को लौटे हैं जो बाहर थे। तो उन सब की चिंता हमारे पास है। अभी हमने तमाम जो अपने कृषि विभाग के लोग हैं, उद्यान विभाग के लोग हैं, हमने उनको निर्देशित किया है कि लोग गाँव में आए हैं, वो अपने खेती करना चाहेंगे तो आप उनके लिए बीज की व्यवस्था करें, उनको थोड़ा प्रशिक्षित करने का काम करें, कम से कम अपने लिए सब्जी, दाल या जो अनाज वो पैदा कर सकते हैं वो स्वयं भी पैदा करें। तो इस तरह के निर्देश हमने दिए हैं। इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए हमने होप करके एक ऐप डेवलप किया है कि जो लोग हमारे लेबर बाहर से आ रही है, जो हमारे श्रमिक हैं, वो उसमें अपनी जो उनका योग्यता है वो उसमें डालेंगे, वो क्या करना चाहते हो वो बताएंगे, और इंडस्ट्री के लोग उनकी आवश्यकता क्या है। तो ये इस ऐप के माध्यम से हमने दोनों को जोड़ने का काम किया है कि इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से भी लेबर ने
लेबर बड़ी संख्या में माइग्रेट हुई है, तो इंडस्ट्री को लेबर की ज़रूरत होगी और ये लोग यहाँ उत्तराखंड में वापस आए हैं, तो उनके तालमेल करने की दृष्टि हमने ये व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो रोज़गार के आयाम हैं वो भी खुलेंगे और हमने 25% तक सब्सिडी स्टेट की तरफ से हमने अनेक उद्योगों में की है, ताकि जो लोग घरेलू छोटे मोटे उद्योग करना चाहते हैं वो उसको कर सकें। जी रावत साहब, आपने टूरिज्म का जिक्र किया और उत्तराखंड में सबसे बड़ा आय का स्रोत टूरिज्म है। आपके राज्य की जो आबादी उससे 3 गुना, लगभग 3.5 करोड़ टूरिस्ट हर साल उत्तराखंड पहुंचते हैं। अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा धक्का किसी एक उद्योग को, इंडस्ट्री को लगा है तो वो टूरिज्म है, और शायद कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी सबसे आखिर में अगर कहीं रिवाइवल आएगा तो वो टूरिज्म में आएगा। ऐसे में आपके जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो राज्य के जो आपके नागरिक हैं, उन्हें भी ज़रूरत पड़ेगी मदद की, क्योंकि वो जो कुछ भी टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेसेस में है, जॉब्स में है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो राज्य के आपके नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो हमने योजनाएं लागू की हैं सभी के लिए हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, कोई उसमें किसी को चिन्हित नहीं किया गया है, वो सभी के लिए हैं। बाकी देखिए, हमारे राज्य में होम स्टे योजना हमारी बहुत अच्छी योजना चल रही है और इस बीच में हमारे काफ़ी होम स्टे तैयार हुए हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए हमने एक अलग से डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं और हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन उस पर हम लोगों ने काम किया है। रूरल ग्रोथ सेंटर, शहरों में तो ग्रोथ सेंटर बनते थे, लेकिन रूरल ग्रोथ सेंटर हमने अपने राज्य में 88 ग्रोथ सेंटर हमने शुरू किए हैं, ताकि लोग वहाँ पर अपना रोजगार कर सकें। जो उनके पास उत्पाद हैं उसके लिए उनको मार्केट मिल सके और परिकल्पना यह है कि भविष्य में जो माइग्रेशन हो तो ये नई टाउनशिप हमारी डेवलप होगी, तो गांव का प्लान ये गांव में ही हो, लोग दिल्ली न जाएं, लोग देश के अन्य कोनों में न जाएं, तो वहीं पर नई टाउनशिप डेवलप होगी। जब नई टाउनशिप डेवलप होगी तो वहाँ पर हमारे अच्छे स्कूल खुल जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे, अच्छी दुकानें खुल जाएंगी, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। तो ये इस परिकल्पना के साथ हमने ये ग्रोथ सेंटर हम लोगों ने 88 सेंटर हमने स्वीकृत किए हैं, उन पे काम चालू हो गया है। जो 13 नए डेस्टिनेशन हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर हम लोगों का उसमें हमने उसकी DPR तैयार हो रही है, उस पर काम चल रहा है। कुछ टेहरी के लिए 1200 करोड़ रुपया स्वीकृत भी हो गया है। ऐसे हम तमाम जो बरसाती जल के संचय के लिए हम लोगों ने बहुत बड़े काम हम लोगों ने किए हैं, तो उसमें भी तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बिजनेस और पूरे कारोबार के लिहाज से क्या कुछ इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है राज्य सरकार ने कि कोरोना की वजह से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और राज्य इस नुकसान से कब और किस तरह से उभरेगा, कितना वक्त लगेगा? मुझे लगता है कि पहले अगर हम मार्च का महीना देखें और अप्रैल का महीना देखें तो हमको लगभग मुझे लगता है कि 7,000 करोड़ के करीब का नुकसान हुआ है, 4 से 7,000 के बीच में नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे रिकवर होगा। जैसे जैसे लॉकडाउन में शिथिलता होगी तो सामान्य गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि बहुत हम लोग धीरे धीरे इससे उभरेंगे। यद्यपि हम पूरी तरह जल्दी उबर पाएंगे ये नहीं लगता है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि डेवलपमेंट के काम ये प्रभावित न हो। रावत साहब, कुछ राज्य, अभी मैं जो मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा था, एक बात समझ में आई कि
काफ़ी राज्य अब हैं जो श्रम कानूनों में बदलाव कर रहे हैं और कुछ कृषि से रिलेटेड कानूनों में बदलाव कर रहे हैं, ताकि एक तो लोकल लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और दूसरा ये कि अगर बाहर से कोई निवेश राज्य में आना है तो उन्हें लेबर लॉ जो कुछ भी बदलने की ज़रूरत है उसमें बदलाव किए जाए। क्या उत्तराखंड सरकार ऐसे कोई बदलाव कर चुकी है या करने के बारे में सोच रही है, जिससे कि बाहर के राज्यों से या विदेश से ज़्यादा निवेश आपके राज्य में आ पाए? देखिए, लेबर एक्ट में हम काफ़ी संशोधन हम कर चुके हैं, लगभग 6-7 संशोधन हमने किए हैं। और जो कृषि उपज मंडी एक्ट है हमारा, उसको भी हमने, भारत सरकार का जो मॉड्यूल एक्ट है उसको हमने राज्य में लागू कर दिया है। तो कृषि के क्षेत्र में और श्रम कानून के क्षेत्र में जो वक्त की जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक हमने परिवर्तन हम लोग कर चुके हैं। जी, एक हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उत्तराखंड किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के इस कार्यक्रम को अपने यहाँ क्रियान्वित करने वाला है? आप किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं जिससे कि राज्य और देश आत्मनिर्भर बन सके? देखिए, उसके लिए हम लोगों का रोड मैप तैयार हो रहा है और हमारे यहाँ एक ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग हमने पहले ही गठित किया था। उन्होंने भी उसमें काफ़ी काम किया है और अभी हम लोगों ने एक कमेटी, जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तराखंड के पहले, इंदु कुमार पांडे जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के भी अंतरिम रिपोर्ट आई है। एक हमने मंत्री मंडलीय उप समिति बनाई है। तो तीनों अपना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका रोड मैप सामने आ जाएगा और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो हम पूरा करेंगे। जी, रावत साहब, जो कुछ मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ उत्तराखंड के बारे में, आपके 13 में से 9 जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके के माने जाते हैं और वहाँ पर कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हॉर्टिकल्चर बड़ा वहाँ पर फेमस हो रहा है। क्या उसको लेकर राज्य कोई अलग से नीति बना रहा है कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाए? देखिए, आपको मैं बताऊं कि पहले हमने एक उसके लिए एक हिल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई थी। जब मैं पहले कृषि मंत्री था उस हमने लोगों ने बनाया था और हमने एक कृषि नीति भी बनाई राज्य के लिए उसी समय। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोगों ने पूरा क्लस्टर बेस्ड हमारी अप्रोच है। 10,000 से ज़्यादा क्लस्टर हमने बनाए हैं और उसमें कुछ क्लस्टर हमारे जो परंपरागत उत्पाद हैं, जो हमारी उपज हैं, उन पर आधारित हैं। कुछ हमारे फिश कल्चर पर हैं, कुछ हमारी एरोमा पर हैं, जो ये सुगंधित खेती जिसको बोलते हैं उस पर आधारित हैं। कुछ हमारे आयुर्वेद पर आधारित जड़ी बूटियों से संबंधित क्लस्टर हैं। ऐसे अलग अलग क्लस्टर हमारे राज्य में बन रहे हैं। एक हमारा 4-5 गांवों को मिला करके हम लोगों ने एक एरोमेटिक और ये जो डेमेस्क रोज है, डेमेस्क रोज ऑयल जो है वो 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए किलो उसका इंटरनेशनल मार्केट में दाम है और इससे अधिक भी कई बार उसकी कीमत होती है। तो वो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की है और इस तरह से हम लोग, वो तो बहुत बड़ा क्लस्टर है, लगभग 500 हेक्टेयर का क्लस्टर है। वो पहाड़ों में 500 हेक्टेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरह का क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारी है और हमने कुछ कोऑपरेटिव के माध्यम से हम किसानों को गाय दे रहे हैं, उनको बकरियां दे रहे हैं, हम उनको ब्याज मुक्त ऋण दे रहे हैं। एक इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम दे रहे हैं। अगर समूह में कोई काम करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए तक हम बिना ब्याज के उनको पैसा दे रहे हैं। तो उसके कारण हमारे यहाँ काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में उसके व्यापक परिणाम दिखाई देंगे। जी, ये तो पहाड़ी इलाकों की बात हुई और इस वक्त कैपिटल मार्केट के और
इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट के काफ़ी लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो ये जानना समझना चाहते हैं कि आपके जो मैदानी इलाके हैं राज्य के, वहाँ पर इंडस्ट्री के लिहाज से, नए बिजनेसेस के लिहाज से कहाँ संभावना है इन्वेस्टमेंट अगर किसी को उत्तराखंड में आकर करना हो, तो अब इस वक्त कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, हमने 2018 में सरकार बनने के लगभग एक साल में यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, और हमने उस समय मैं नहीं जी रावत साहब, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही? मैं ये जानना चाहता था कि जो आपके राज्य के मैदानी इलाके हैं, उन मैदानी इलाकों में इस वक्त नए बिजनेसेस की क्या संभावना है? किस तरह के बिजनेस वहाँ किए जा सकते हैं? जो लोग, जो कॉरपोरेट्स, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में आकर निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो कौन सी ऐसे सेक्टर्स, कौन से ऐसे बिजनेसेस जहाँ जिनके बारे में सोचना चाहिए? हेलो अनिल जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, हेलो? क्या आप मुझे सुन? जी हाँ सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, रिपीट होने लग गया था। तो हम लोगों ने वहाँ उस समय हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने बनाई थी, और 5 निर्णय हमने उस समय लिए थे। उसका परिणाम ये रहा कि अपने राज्य में लगभग 1.25 लाख करोड़ के उस समय MOU साइन हुए थे। इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है वो हमारा नीचे मैदानी भाग ही है जहाँ पर हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और लगभग 23,000 करोड़ के MOU जो हमारे साइन ही नहीं हुए बल्कि आज वो ग्राउंडेड हुए हैं, 23,000 करोड़। अभी तक राज्य में टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया है, अगर हम 17 सालों का देखें तो वो लगभग 39,000 करोड़ आया था, जबकि तमाम तरह की सब्सिडीज उस समय दी गई थी। एक इंडस्ट्रियल पैकेज अटल जी ने उत्तराखंड को दिया था। इस समय हमारे पास ये इंडस्ट्री, हमारे पास लगभग 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारे पास ये ग्राउंडेड हुई है। तो मैदानों के लिए अभी हम लोगों ने एक डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी हम लोग लाए हैं, और हमारी एक टीम यहाँ से जॉर्जिया उसके अध्ययन के लिए गई थी, और उस पर भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। तो तमाम तरह की जो चाहे मेगा इंडस्ट्री हो, उनके लिए भी हम लोगों ने तमाम यहाँ पर नीतियाँ बनाई हैं, और उसके कारण उत्तराखंड की ओर वो आकर्षित हुए हैं। जी रावत साहब, एक सवाल और इस बात को लेकर है कि आपने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, एक साहसिक फैसला लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। लेकिन राज्य के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप उसे परमानेंट राजधानी बनाएं राज्य की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या है आगे, इसके बारे में क्या प्लान है आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमको इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हमको उन स्थानों को विकसित करना पड़ेगा। देहरादून 20 साल की राजधानी हो गई है, लेकिन देहरादून आज भी ओवरलोडेड है। राजधानी के लिए तमाम तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। अच्छी वहाँ पर अप्रोच रोड होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पानी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भूमि होना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, और अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने घोषित किया है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उस पर आगे क्या करना है, हम समय पर उसके बारे में विचार करेंगे। और जैसे हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है, तो ये लोगों को परिकल्पना ही नहीं थी। लोगों को लगा कि ये अचानक क्या हो गया, लेकिन हम एक सोच के तहत काम करते हैं, और सोच क्या है वो समय समय पर प्रकट होती रहेगी।
ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और जिस तरह से आप कोरोना से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं अपनी राज्य की जनता का ख्याल रखते हुए, प्लस जो प्रवासी लोग हैं जो बाकी देश भर के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनका आप ध्यान रख रहे हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई एक बार फिर से। और मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में राज्य सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी।